नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला, गिरफ्तार हमलावर से पूछताछ जारी। भाजपा ने की कड़ी निंदा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। लोकसभा में आज संविधान का 130वां संशोधन बिल, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सहित अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेज। बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता। और खेल की खबरों में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। रश्मिका सहगल ने 2 स्वर्ण और मनु भाकर ने कांस्य पदक किया अपने नाम। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अपने कैंप ऑफिस पर आज सुबह जन सुनवाई कर रही थी वो। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। सीएम पर हमला करने वाले आरोपी का नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है। वो राजकोट का रहने वाला है। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई। भाजपा ने इस घटना की निंदा की है। और वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा ने रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। और आइए आपको सुनवाते हैं कि जन सुनवाई के दौरान जो वहां पर उपस्थित लोग थे उनका क्या कहना है। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों, कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस घटना की निंदा की। अपने ट्विटर में एक्स पोस्ट पर कपिल ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर जन सुनवाई के दौरान हमले की कोशिश एक कायराना हरकत है। जो आयुष्मान कार्ड से, देवी बसों से, सुधरते सीवर सिस्टम से, साफ होती यमुना से डर रहे हैं, वो अब ऐसे हथकंडों को अपना रहे हैं। जनता के जनादेश से चुनी हुई संकल्पित सरकार दिल्ली के विकास की खातिर ना झुकेगी ना रुकेगी।
वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने भी इस हमले की निंदा की। आतिशी ने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर हुआ हमला अत्यंत दुखद, निंदनीय और अस्वीकार्य है। दिल्ली के हित के लिए निरंतर कार्य कर एक संवेदनशील और दृढ़ निश्चयी महिला की अगुवाई पर इस प्रकार का कायरतापूर्ण आक्रमण लोकतांत्रिक आचरण की मूल भावना के विपरीत है। ये अमर्यादित कृत्य न केवल हमारे लोकतंत्र की साख को आहत करता है, बल्कि समाज में अराजकता फैलाने का घृणित प्रयास भी। प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मामले की गहन विवेचना कर रही है और मुझे विश्वास है कि जांच इस षड्यंत्र के तह तक जाएगी। मैं और प्रदेश की समूची जनता इस कायरतापूर्ण कार्य की घोर निंदा करते हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद रेखा शर्मा का कहना है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के साथ हमले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा से बात की डीडी न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। रेखा शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से हमला हुआ, कैसे देखती हैं आप? बहुत सीरियस है जी। ये कौन है, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेखा गुप्ता की काम करने की प्रणाली, जिस तरह वो आम लोगों से मिलती हैं, बेबाक मिलती हैं, उससे खुश नहीं है। और इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो इस काम करने से खुश नहीं हैं और दिल्ली को फिर से उसी तरह से बनाना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी के राज में थी। लेकिन जन सुनवाई के दौरान ये हादसा हुआ है और विपक्ष ये कह रहा है कि महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, खुद मुख्यमंत्री। ये विपक्ष कोई घर में पुलिस लेके नहीं बैठता, और जन सुनवाई के टाइम अगर आम व्यक्ति को आने की ये है कि कोई जांच नहीं होती उनकी, या कोई वो नहीं होती पुलिस की वो नहीं होती जांच, तो इसका ये बेहतर है। मुझे लगता है आम व्यक्ति से वो बिना पुलिस के मिलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिसने भरोसा तोड़ा, आप उसकी बात करें कि कौन था और किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था। क्या पता लगा कि क्या कारण था और इस घटना? ये जांच में आ जाएगा, अभी 1-2 दिन में ही, आज ही शायद शाम तक आ जाएगा आपके पास। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेखा शर्मा जी, जो बता रही थी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो दुखद है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से जन सुनवाई कर रही थी, हर व्यक्ति के लिए वो सुलभ थी, और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी जल्द पता लगेगा। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब से थोड़ी ही देर में उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे, जिनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन रात तक घोषित हो जाएंगे। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं। कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293 और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की और इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उनके पास 433 सांसदों का समर्थन पहले ही मौजूद है। और अब से कुछ ही देर पहले सीपी राधाकृष्णन ने संसद परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की है। तो एनडीए के पास संख्या बल है और उपराष्ट्रपति पद के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को चुना गया और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया,
नामांकन से पहले। तो 20 प्रस्तावक 20 समर्थकों के साथ नामांकन, और एनडीए के पास संख्या बल की जो प्रमुख नंबर्स हैं वो मजबूत आंकड़ा है। और नामांकन भरने से पहले छत्रपति शिवाजी को नमन करते हुए नजर आए सीपी राधाकृष्णन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेता द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अपनी रूस यात्रा के दौरान एस जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित होगी। विदेश मंत्री मॉस्को में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इसके अंतिम दौर में आज भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संसद में गतिरोध लगातार जारी है। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और राज्यसभा में भी विपक्ष का शोर शराबा लगातार देखने को मिला और विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। गतिरोध कभी एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार बरकरार है दोनों ही सदनों में, और कई ऐसे लोकहित जनहित से जुड़े जो विधेयक हैं जो पटल पर रखे गए हैं उन्हें पारित कराना ज़रूरी है। और इसी वजह से लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा बरपा रहा है और गतिरोध कायम है। नियम 268 के तहत सभी जो नोटिस हैं वो खारिज किए गए हैं। और फोन लाइन पर इस वक्त इस बड़ी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ नीरज सिंह जुड़ गए। नीरज, एक बार फिर हम जानते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है, लेकिन जो विपक्ष का अड़ियल रवैया है वो लगातार बरकरार, गतिरोध फिर देखने को मिल रहा है संसद में एक बार। नीरज जी जी जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हाँ जी बोलिए। जी नीरज, तो एक बार फिर विपक्ष जो है वो गतिरोध का रुख अपनाता हुआ अड़ियल रवैया दिखाई दे रहा है और फिर दोनों ही सदनों की कार्रवाई को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता हुआ। देखिए, बिल्कुल रवैया विपक्ष का है बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप देखें कि जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो दोनों ही सदनों को नहीं चलने दे रहा है, तमाम महत्वपूर्ण कामकाज पेंडिंग है। आपने देखा भी है कि लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा ये अपील भी की जा रही है कि नियम अनुसार जो भी चर्चा विपक्ष कराना चाहता है सरकार वो चर्चा कराएगी, और तमाम जो सांसद हैं, विपक्षी दल के जो तमाम सांसद हैं, जिन सवालों को सरकार से पूछना चाहते हैं वो सवालों के जवाब भी सरकार देगी। लेकिन आप देखें कि विपक्ष सदन के बाहर कुछ और कहता है, विपक्ष सदन के बाहर ये लगातार कहता है कि वो चर्चा कराना चाहते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष मुद्दों पर ना तो बात कर रही है और ना ही चर्चा करा रही है। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, आपने देखा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया, उसके कारण दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। तो ये बताता है कि जो विपक्ष है उसका रवैया एकदम अड़ियल है, वो नहीं चाहता है किसी भी तरीके से चर्चा हो, देश के महत्वपूर्ण जो नियम कानून है उन पर बहस हो। इसके अलावा आपने भी देखा है कि कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं उनको सत्ता पक्ष के द्वारा पारित कराने की कोशिश की जाती है। तो किस तरह से हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की अगर कोई कमजोरी है, अगर किसी बिल में किसी तरह की परेशानी है या जनता के हितों के खिलाफ है अगर कोई प्रावधान, तो उस पर अपनी बात रखे और सरकार को बताए कि इन बिलों में इस तरह से संशोधन होना चाहिए ताकि जनता है, देश की जनता है, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो ऐसा लगता है
कि वो किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष के साथ सहयोग नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता है कि देश हित के तमाम मुद्दों पर चर्चा हो। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से 2 दिन लगातार जो अंतरिक्ष स्टेशन में हमारे यात्री गए थे और जिस तरीके से सदन के अंदर उस पर चर्चा कराई जा रही थी, लगातार शुभांशु शुक्ला के मुद्दे को लेकर जब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जब चर्चा की बात आई और हमारी सरकार के द्वारा किस तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं, हमारे वैज्ञानिकों के ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसको लेकर सरकार एक तरीके से चर्चा कराना चाहती थी, बताना चाहती थी देश को कि अंतरिक्ष में हम कहां आगे जाना चाहते हैं, हमारे जो संकल्प हैं, हमारी जो इच्छाएं वो किस तरह की हैं। और ये कोई पहली बार नहीं था। आपने देखा भी होगा कि जब क्रिकेट में जब हम तमाम उपलब्धियां हासिल करते हैं या कोई व्यक्तिगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपलब्धि हासिल होती है, सदन में चर्चा होती है, धन्यवाद भी दिया जाता है और ये बताया भी जाता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने वो चर्चा भी नहीं होने दी और ये बताने भी नहीं दिया कि आखिर हमारे अंतरिक्ष को लेकर किस तरह के प्लान है, हमारी किस तरह की उपलब्धियां हैं। तो ये बताता है कि विपक्ष किसी भी तरीके के जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहता, जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। वो अपने ही SIR के मुद्दे पर अड़ा हुआ है और लगातार सदन के बाहर और सदन के अंदर इसी मुद्दे को लगातार उठा रहा है और वो नहीं चाहता कि सत्ता पक्ष किसी भी तरह की चर्चा करे और किसी भी तरह की। और क्योंकि हम लोकहित और जनहित से जुड़े तमाम विधेयकों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर नीरज, तो ऑनलाइन गेमिंग पर जो विधेयक है, जहाँ पर मकसद पैसे के खेल पर नियंत्रण, खिलाड़ियों की सुरक्षा, इन सबसे जुड़ा हुआ या रेगुलेशन की हम बात करें, ये विधेयक है, तो उस पर भी आज चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष का गतिरोध लगातार जारी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखें कि आज जो बिल लिस्टेड किए गए थे लोकसभा में अगर हम बात करें और राज्यसभा में बात करें तो, और ये दोनों ही सदनों में जो बिल लिस्टेड हैं वो काफी महत्वपूर्ण बिल हैं और देश हित से जुड़े हुए बिल हैं। चाहे हम गेमिंग की बात करें, आप देखें कि 130वां संशोधन जो बिल है वो भी एक तरीके से सरकार लेके आ रही है और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जहां सरकार ये बताना चाहती है कि करप्शन के खिलाफ वो पूरी तरीके से लगाम लगाना चाहती है। उस करप्शन में चाहे कोई मुख्यमंत्री शामिल हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री शामिल हो, तो उसको भी उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि विपक्ष किस तरह से रवैया अपना रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार मुद्दों को घुमा रही है। अब विपक्ष की समझ में ये नहीं आता, एक तरफ कहती है कि देश हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती और जब महत्वपूर्ण बिलों को और महत्वपूर्ण चर्चाओं को शामिल करते हैं तो उन पर चर्चा नहीं करती। तो ये दोहरा रवैया विपक्ष का शुरू से ही दिखाई दे रहा है जब से ये सत्र चला है और बिल्कुल भी विपक्ष किसी भी तरीके से एक तरीके से कहें कि सहयोग करने को तैयार नहीं है और एक अड़ियल रुख दोनों ही सदनों में विपक्ष का दिखाई दे रहा है, जो लोकतंत्र के लिए कम से कम ठीक नहीं है, क्योंकि जनता के लाखों करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं। और बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन भरेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, प्रसार भारती के CEO और AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने आज फुकेट में आयोजित 23वीं वार्षिक AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मीडिया आज भी विश्वसनीय और प्रासंगिक बना हुआ है। साथ ही AIBD के मिशन के मूल में मौजूद सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक भूमिकाओं को निभाना वो जारी रखे हुए है। बात दिल्ली की, जहां यमुना नदी के जलस्तर में थोड़ी गिरावट आई। सुबह 6 बजे तक की स्थिति के मुताबिक नदी का जलस्तर 204.76 मीटर पर है, जो खतरे के निशान से नीचे है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का खतरा जो है उसका निशान 205.33 मीटर है। नदी के जल निकासी की दर आवक से अधिक बनी हुई है। हालांकि कई इलाकों में अभी भी बाढ़ की स्थिति है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हालात नियंत्रण में है। उधर आगरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। अगले 2-3 दिनों में यमुना नहर खतरे के निशान को पार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश भीषण बरसात की मार झेल रहा है। प्रदेश में मानसून की तबाही लगातार जारी है। राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में आज भी हल्की बारिश होने की खबर है। सिरमौर, सोलन और मंडी जिलों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ अलग अलग इलाकों में बहुत भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक सूबे के कई इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया।
इस दौरान कई जिलों में गरज, चमक, अंधड़ और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भूस्खलन की घटनाओं से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक मंगलवार शाम तक प्रदेश में एक नेशनल हाईवे और 356 सड़कें बंद रहीं। अकेले मंडी जिलों में भी 170 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं। भारी बारिश से बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई है। सरकार के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 276 लोगों की जान जा चुकी, जबकि 37 लापता हैं और 336 लोग घायल हुए। मृतकों में मंडी और कांगड़ा में सबसे ज्यादा 47 लोग शामिल हैं और वहीं करीबन 2600 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें 621 पूरी तरह ढह गए। 376 दुकानें और 2416 पशुशालाएं भी नष्ट हुई। बारिश और भूस्खलन से 1700 से ज्यादा पशुओं की मौत भी हुई है। सरकारी आकलन के मुताबिक अब तक प्रदेश को 2216 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, घर के अंदर रहने और आधिकारिक मौसम अपडेट्स के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बात हिमाचल की, जहां कुल्लू में लगातार दूसरे दिन बादल फटने की घटना हुई। कल रात लगभग 3:30 बजे कुल्लू के शास्त्री नगर इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। हालांकि इसमें किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं मनाली चंडीगढ़ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद रहा। हाईवे को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर और पुणे के साथ साथ रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली जिलों और कोल्हापुर घाट क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कोंकण इलाके के तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई। इस चेतावनी के बाद प्रशासन की ओर से मछुआरों को सलाह दी गई कि वो ऊंची लहरों की चेतावनी अवधि के दौरान समुद्र में ना जाएं, क्योंकि समुद्र की स्थिति अशांत है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राधाकृष्णन जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं। एक बड़ा अवसर एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वाइस प्रेसिडेंट को भाषण देने जाते हैं, ऐसा मंच के नीचे ऐसे करेगा, फिर वो उठाएगा, फिर वो मैं एक बार क्या हुआ, पार्टी में मेरे को भेजा जब पहला मार्केट थी ना, हाँ वो बहुत टॉप पे थी, हाँ SDP गंभीर बना के रखा तो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के प्रत्याशी CP राधाकृष्णन इस वक्त पहुंचे हुए हैं। साथ में प्रधानमंत्री प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पर हैं और एनडीए उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के नामांकन की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं प्रस्तावक के तौर पर। और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने से कुछ देर पहले हमने देखा कि संसद परिसर में
छत्रपति शिवाजी को भी पुष्पांजलि अर्पित की थी। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त हो रही है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। 17 अगस्त को ही भाजपा के संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी और बेदाग और छवि वाले सीपी राधाकृष्णन का एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है। आरएसएस से जुड़े रहे सीपी राधाकृष्णन और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद हैं। आज का दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों के साथ साथ जो 20 अनुमोदक हैं उनके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। और सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे। 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक। और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन रात को घोषित होंगे। अंक गणित में भी पलड़ा एनडीए का ही भारी है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री खुद यहाँ मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप यहाँ देख सकते हैं। एनडीए का कुंभा यहाँ मौजूद है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल भी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनसे अपील की थी समर्थन के लिए, और नामांकन दाखिल कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति पद के दावेदार। आज का दिन सीपी राधाकृष्णन के लिए भी बहुत अहम हमने देखा। तो सत्ता पक्ष की ओर से सीपी राधाकृष्णन का नाम तय, सभी ने अभिनंदन किया था इसका। दक्षिण से आते हैं। एक बेहतरीन राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है सीपी राधाकृष्णन का। प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक बने हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता भी नामांकन की इस पूरी प्रक्रिया में मौजूद। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख सकते हैं। चिराग पासवान, अनंत सिंह भी मौजूद हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में हम देख सकते हैं कि दक्षिण का ये चेहरा बेदाग और छवि वाला, दावेदारी मजबूत है सीपी राधाकृष्णन की। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा में सभी सांसद मतदान करेंगे और अंक गणित के लिहाज से एनडीए का पलड़ा हर हाल में इस बार के उपराष्ट्रपति पद की चुनावी इस पूरी प्रक्रिया में भारी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। और राधाकृष्णन जो हैं वो किशोर अवस्था में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़े थे। 1990 के दशक के अंत में कोयम्बतूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं और खेलों से भी लगाव है। टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे हैं कॉलेज लेवल पर।
आज का दिन काफ़ी अहम राजनीति के लिहाज से, जहां एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, ये मुस्कुराहट बता रही है कि एक सकारात्मक माहौल है। और तमिलनाडु से आते हैं और सभी दल उनके इस व्यक्तित्व के मुरीद हैं और सम्मान करते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार कई राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी को सौंपा गया और उन्होंने अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी निभाया है। तो लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव की अहम महत्वता होती है। इसका वोटिंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जहां वो अपने नामांकन को दाखिल कर रहे हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत इसे किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज या फिर केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित नामांकित सदस्य ही वोट डालते हैं और चुनाव की प्रक्रिया सीक्रेट बैलेट से होती है। और जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों की अगर बात की जाए तो 50% से ज़्यादा मत हासिल करने होते हैं। और इस बार इस चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया और वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। बीस प्रस्तावक और 20 समर्थकों के साथ ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन 20 प्रस्तावक 20 समर्थक उपराष्ट्रपति पद के लिए ये नामांकन वो भरने गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनके प्रस्तावक के तौर पर हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता भी यहां पर शामिल है। नामांकन के लिए 4 सेटों की ज़रूरत, जिसमें पहला सेट जो है उसमें मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे सेट के मुख्य प्रस्तावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें आप वहाँ पर देख रहे हैं बैठे हुए। इसके साथ ही तीसरे सेट के मुख्य प्रस्तावक गृह मंत्री अमित शाह और चौथे सेट के मुख्य प्रस्तावक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। इस तरह इस पूरे नामांकन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जब सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया था तो एनडीए के तमाम दलों की तरफ से उनका दिल खोल के स्वागत किया गया। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन 1998 में कोयम्बटूर से सांसद बने हैं। 2004 अध्यक्ष तमिलनाडु बीजेपी। और ये जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगभग संपन्न होती हुई 2020 केरल में बीजेपी की प्रभारी सीपी राधाकृष्णन। और आखिरकार ये
ऐतिहासिक पल जहां नामांकन दाखिल कर दिया गया। पहले सेट के प्रस्तावक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, यहाँ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, पहले प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहे। 4 सेट्स दाखिल करने होते हैं। पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री थे और नामांकन की इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया और प्रधानमंत्री के साथ एनडीए गठबंधन के नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो सीपी राधाकृष्णन का नामांकन या यूं कहें एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हमने यहाँ देखा। एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे जुड़े तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे। खुद प्रधानमंत्री प्रस्तावक के तौर पर मौजूद और सीपी राधाकृष्णन के नामांकन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के तौर पर पहले प्रस्तावक जो थे सीपी राधाकृष्णन के लिए वो प्रधानमंत्री खुद थे और नामांकन की इस प्रक्रिया को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। यानी कि एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के साथ हमने देखा कि जब उनके उम्मीदवारी की घोषणा भी की गई थी तो हाथों हाथ तमाम दलों से उन्हें समर्थन मिला। इसका आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया था और यहाँ पर हमने देखा कि दक्षिण का एक बड़ा चेहरा, और अभी फ़िलहाल तो वो राज्यपाल हैं जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, और एक बेदाग और हम कह सकते हैं ऐसा राजनीतिक करियर उनका रहा कि सभी का समर्थन उन्हें हासिल है। तो सीपी राधाकृष्णन के साथ प्रधानमंत्री ने पहले प्रस्तावक के तौर पर इस नामांकन प्रक्रिया हमने देखा वो संपन्न हुई, जहां एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हमने देखा। तमाम जो घटक दल थे एनडीए के उनके साथ मौजूद हमने देखा। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी वहां पर मौजूद थे और इस एनडीए के लाव लश्कर के साथ, इस शक्ति प्रदर्शन के साथ उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी का नामांकन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और ये प्रक्रिया संपन्न हुई है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें 20 प्रस्तावक हैं, 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर इसमें शामिल हैं और इस लिहाज से उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने पर्चा भरा और इस प्रक्रिया को संपन्न किया गया। सीपी राधाकृष्णन 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में जन्मे। शिक्षा की बात किया तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए। शुरुआत अगर देखें राजनीतिक करियर की तो आरएसएस स्वयंसेवक, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब राजनीतिक सफर पर एक निगाह डालें तो भाजपा तमिलनाडु सचिव 1996 में, 1998 से 99 तक कोयम्बतूर से सांसद, 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष, 2016 से 2020 को बोर्ड अध्यक्ष और 2020 से 22 भाजपा के केरल प्रभारी। यानी राजनीतिक सरजमी से हमेशा जुड़े रहे और अभी फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 को देखें तो एनडीए के पास बहुमत से करीबन 31 सांसद ज़्यादा हैं। लोकसभा और राज्यसभा का जो अंक गणित है वो भाजपा के फेवर में जाता हुआ भाजपा का पलड़ा लगातार इसमें भारी है। 17वें उपराष्ट्रपति का ये चुनाव है। नोटिफिकेशन 7 अगस्त को आया, नामांकन 21 अगस्त और अब इसका रिजल्ट जो है 9 सितंबर को जब प्रक्रिया होगी। तो बहुत आसान शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचक मंडल की एक लिस्ट बनाई जाती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो निर्वाचित यानी जो चुनकर आए, नामित, जिनका नाम दिया गया वो सांसद शामिल है। यानी राज्यसभा में 233 निर्वाचित सांसद होते हैं जैसे कि हम जानते हैं और 12 नामांकित सांसद होते हैं। लोकसभा में 543 सांसद हैं। तो इस लिहाज से कुल सांसदों की संख्या 788 और ऐसे में इस तरह से जब चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की गई और नामांकन शुरू हुआ 21 यानी आज, और 25 अगस्त तक कैंडिडेट नामांकन वापस भी ले सकते हैं। तो नामांकन पत्रों की जो जांच है, जो स्क्रूटनी है, वो 22 अगस्त को होगी और नामांकन भरने की अंतिम तिथि 21 अगस्त। सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए के शक्ति प्रदर्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ही उनका काम संभालते हैं और इसीलिए भारत में उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद माना जाता है। भारतीय नागरिक होना जरूरी है, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 4 योग्यताएं बेहद जरूरी हैं। और जो संसदीय दल की बैठक हुई थी एनडीए की, उसमें भी हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सीपी राधाकृष्णन सरल सहज व्यक्ति हैं, राजनीति में वो खेल नहीं खेल सकते, बेदाग उनकी छवि रही है और अपने काम से लोगों का दिल जीतने और सम्मान पाया है अपने राजनीतिक करियर में सीपी राधाकृष्णन ने। और उसी एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसी में तमाम सहयोगी दल और सांसदों से मिलवाया था प्रधानमंत्री ने और इसीलिए ये अपील की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा जो तमाम विपक्षी दल हैं उन सभी से कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति के साथ चुना जाए। तो आज के दिन नामांकन भरा गया। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। और 20 प्रस्तावक और 20 समर्थकों समेत 160 सदस्यों की मौजूदगी अहम होती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। जानते हैं कि जिस तरह से जो जगदीप धनखड़ थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनके बाद ये पद खाली था और इसीलिए 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की घोषणा की गई। ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, तो आखिरकार वो अहम पल जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो 4 सेट दाखिल करने होते हैं नामांकन की प्रक्रिया में उपराष्ट्रपति के लिए, उसके पहले सेट के प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहे सीपी राधाकृष्णन के साथ और नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद की जो पूरी प्रक्रिया है अब नामांकन होने के बाद शुरू हो गई है, बल्कि कह सकते हैं कि ऋषि, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच रही है। हम आपके पास वापस आएंगे, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर फिर बात करेंगे ऋषि के साथ। वक्त छोटे से ब्रेक का। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दिल्ली और पूरे NCR में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और उपराष्ट्रपति पद के नामांकन की प्रक्रिया अभी हाल ही में संपन्न हुई, जहां सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन भरा, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषि इस वक्त जुड़ गए। ऋषि, हमने देखा कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य वरिष्ठ नेता और एनडीए के घटक दलों के जो अलग अलग वरिष्ठ जन है वो भी मौजूद थे। साफ तौर पर आज का दिन अहम, जहां सीपी राधाकृष्णन ने अपने नामांकन प्रक्रिया को संपन्न किया है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण पल इस मामले में कि जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया है अब वो आगे बढ़ गई है और यहाँ पर एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उनके जो तमाम कैबिनेट के साथी इस समय मौजूद रहे और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी के जो नामांकन की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव जो राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी हैं उनको सौंपा और इसमें इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने सभी जो पत्र थे जिसमें कि उन्होंने उनकी जानकारी दी गई उसको देखा और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक खुशनुमा माहौल यहाँ पर देखने को मिला। और जो कहते हैं कि जिस तरीके से सियासी दल के जो नेता होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो आज का जो पूरा का पूरा अमला था जो ये बता रहा था कि किस कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और एनडीए का जो सबसे बड़ी बात है कि उनके पास संख्या बल तो है ही और जिस तरीके से राधाकृष्णन जी के नाम के आगे आने के बाद जो बाकी के INDIA गठबंधन की तरफ से जो बातें होने लगी थी कि सर्वसम्मति बननी चाहिए, मुझे लगता है कि दक्षिण की जो सियासत है उसमें सेंध लगाने की जब गुंजाइश उन्हें लगी कि उनके जो साथी जा सकते हैं तो मुझे लगता है एक बार फिर से उन्होंने अपने उम्मीदवार को सामने ला दिया। और अब देखना होगा कि कल जब उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में आते हैं, अपना यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हैं, तब ये मुकाबला आमने सामने का माना जाएगा। अभी फिलहाल एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राधाकृष्णन इस समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और उनका पर्चा दाखिल हो चुका है। और वहीं अगर हम देखें उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दूसरा सबसे अहम संवैधानिक पद माना जाता है। उस लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम हो जाएगा जब 9 तारीख को चुनावी प्रक्रिया में सभी सांसद और जो नामित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में भी है क्योंकि जो राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं। संविधान में एकमात्र ऐसा पद है जिसके पास 2-2 भूमिकाएं निभाने का अवसर होता है और इस मामले में जबकि राज्यसभा के जो सभापति हैं उस भूमिका में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि एक सदन को चलाने और जो संवैधानिक प्रक्रियाओं के संरक्षण का जो पूरा मसला है वो उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके जिम्मे तो रहता ही है, लेकिन जो सदन की कार्यवाही है तमाम राजनीतिक दलों के जो समीकरण हैं वो सदन में संभालने होते हैं और इसमें एक वरिष्ठ नेतृत्व अगर सामने आता है जिसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर, तो निश्चित तौर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, सदन को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। और जिस तरीके से राधाकृष्णन जी का जो राजनीतिक जीवन रहा है और एक परिपक्वता के साथ उन्होंने अपने जीवन की जो राजनीतिक जीवन यात्रा पूरी की है उस लिहाज से वो एक मुफीद उम्मीदवार हैं एनडीए की इसी का जिक्र बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी। इसी का जिक्र जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी कल, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि सीपी राधाकृष्णन जी का जो व्यक्तित्व है वो सरल है, सौम्य है, सहज है और सम्मानजनक है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की अगर बात की जाए तो वो भी उनके मुरीद है। जिस तरह का बेदाग राजनीतिक सफर रहा है सीपी राधाकृष्णन का, बिल्कुल बेदाग राजनीतिक सफर रहा है और अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके पास समर्थन है। शायद इसी वजह से जो विपक्षी घटक दल हैं उन्हें लगा कि कहीं उनके यहाँ कुछ ज़्यादा तोड़फोड़ ना हो जाए या कहा जाए कि उनके समर्थन को और ज़्यादा लोग ना, इसी वजह से उन्होंने तत्काल जो है अपने उम्मीदवार को सामने ला दिया। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब राधाकृष्णन जी 2 बार लोकसभा के सदस्य बने तो उस समय बीजेपी का अलायंस डीएमके के साथ था। तो दक्षिण की राजनीति में हम जानते हैं डीएमके, एआईडीएमके और आज एआईडीएमके का समर्थन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जो पहुँच है
और तमिलनाडु की राजनीति में दिखाई देती है। और इसी पहुंच से मुझे लगता है कि विपक्ष को अब चिंता के सबब देखने होंगे, क्योंकि इस चुनाव में कोई भी व्हिप जारी नहीं होती है। सांसद स्वतंत्र होते हैं अपने मताधिकार के लिए और गुप्त मतदान होता है। जो समानुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें सभी सांसद, जिसमें नॉमिनेटेड भी शामिल होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। तो देखना होगा जब ये मतदान की परिस्थिति जब भी बनती है तो इसमें किस तरीके के सियासी जोड़तोड़ और सियासी जोड़तोड़ की अगर बिल्कुल सियासी जोड़तोड़ की अगर बात की जाए तो अगर आपको याद हो, हम इसी तरह की चर्चा जब धनखड़ साहब का चुनाव में जिस तरह से जब उन्होंने नामांकन भरा था और इस चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया था, तब भी ऋषि आप थे। तो क्रॉस वोटिंग का क्या चांसेस रहता है जब इस तरह की चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है? देखिए, इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जब व्हिप जारी नहीं होता है और जितने भी सांसद हैं जो वोट करने के लिए आते हैं वो स्वतंत्र हैं और उन पर किसी भी तरीके का राजनीतिक दल और विचारधारा का दबाव नहीं होता है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग कहें या स्वतंत्र वोटिंग कहें, उन सब का पूरा स्कोप रहता है। और इसी वजह से हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो उम्मीद विपक्ष कर रहा था वोटों की, उससे काफी कम उन्हें वोट मिले थे। तो इसी तरीके से इन चुनावों में चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं वो बहुत एक तरीके से गैर राजनीतिक तो है ही, लेकिन एक समाहित राष्ट्र को आगे बढ़ाने की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाले पद होते हैं। तो इसमें हालांकि शुरुआत में ये बातें हुई थी कि इन पदों के लिए चुनाव ना हो तो बेहतर है, लेकिन विपक्ष संभवतः इस चीज़ को आगे नहीं समझ पाया और उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि वो अपने उम्मीदवार को किस तरीके से मैदान में उतारते हैं और कब उनका नामांकन करवाते हैं, क्योंकि कल आखिरी तारीख है नामांकन की। जी। और वहीं ऋषि, किस तरह से जब हम ये देख रहे हैं कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन तो हमने देखा, वहीं 4 सेट्स में प्रधानमंत्री का पहला प्रस्तावक बनना कितना अहम संदेश इस उपराष्ट्रपति पद के नामांकन प्रक्रिया में आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संदेश इसमें होता है जब शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ जो देश के नेतृत्व को प्रदान करने वाले जब कोई नेता इस तरीके के प्रस्तावक की भूमिका में होते हैं तो बाकी के लोगों के लिए एक संदेश होता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है और इसको एक साथ एक मंच पर लाने के लिए एक बड़ा सूत्रधार का काम होता है कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने खुद उनके प्रस्तावक की भूमिका निभाई है, तो ऐसे में बाकी के जो नेता हैं, बाकी के सांसद हैं, उनके लिए भी संदेश होता है और उन्हें पता होता है कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व इस भूमिका में सबसे आगे की पंक्ति में है तो उन्हें भी अपने साथ में बाकी के लोगों को लाने में भी मदद मिलती है। तो इसमें एक पॉलिटिकल कह सकते हैं जेस्चरिंग का भी एक मसला होता है और इसमें शक्ति प्रदर्शन तो है ही, लेकिन ये भी है कि किस तरीके से जो एनडीए उम्मीदवार के तौर पर गंभीरता दिखाई गई है उसको भी एक कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया जाता है इस तरीके से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज जो नामांकन प्रक्रिया थी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने अभी हाल ही में पूरी की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में मंगलवार को आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान हुआ। टूर्नामेंट के 64वें संस्करण की औपचारिक शुरुआत एयर मार्शल AS शिव कुमार ने की। इस मौके पर एयर मार्शल एस शिव कुमार के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता निशानेबाज अंजुम मुदगिल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सुब्रतो कप के मुकाबले 19 अगस्त से 25 सितंबर तक दिल्ली NCR बेंगलुरु में
आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़के, 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़के और 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियों के मुकाबले खेले जाएंगे। तीनों श्रेणियों में कुल 106 टीमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ 4 विदेशी टीमें भाग लेंगी। तीनों श्रेणियों में कुल 200 से अधिक मैच खेले जाएंगे। Country, we have been doing well in sports recently. In fact, earlier we used to hear about India only in terms of cricket or hockey and sporadically in other games. But slowly we have started performing across the spectrum in different kinds of games. And I'm quite sure in football also we will catch up. Our women's team, the girls have started performing very well. I'm quite sure that the boys can't be far behind. और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।